हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 14 जून के करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपने वो कवर कर लीजिए गाइस। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी सजेशन है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए गाइस। बताना चाहूँगा लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्री टेलीग्राम चैनल भी है लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का, अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री क्विज चैनल भी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे फ्री में क्विजेज आती हैं, तो डेली बेसिस पे आपके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप। लेट्स क्रैक विद अभिषेक गुप्ता ने एक इनिशिएटिव ले रखा है गाइस, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है लोअर पीसीएस मेंस, एफआरओ मेंस और एडवोकेट जनरल आरओ मेंस के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस के एग्जाम के लिए, वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 14 जून के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है, और GS2 की न्यूज़ है इंडियन पेटेंट रिजीम के ऊपर। तो भारत का जो पेटेंट रिजीम है उसके ऊपर यूएस की एक स्पेशल रिपोर्ट आती है, स्पेशल रिपोर्ट 301। तो उसने एक चिंता जाहिर की है कि भारत की पेटेंट रिजीम सही नहीं है उनके हिसाब से, यूएस के हिसाब से। तो इंडिया जो है वो पार्टी बना था ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि ट्रिप्स एग्रीमेंट जो हुआ था WTO का। तो WTO का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसका इंडिया मेंबर बना था 1 जनवरी 1995 में। यूएस की जो अपनी उसकी ईयरली हर साल जो स्पेशल 301 रिपोर्ट आती है, उसमें उसने कई सारे इश्यूज़ जो हैं उसको हाईलाइट किया है इन द इंडियन सेक्शन, रेंजिंग फ्रॉम कॉपीराइट एंड पायरेसी टू ट्रेडमार्क काउंटरफीटिंग एंड ट्रेड सीक्रेट्स। तो उसने स्टेट किया है इंडिया मस्ट नॉट कंप्रोमाइज़ ऑन द पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया। तो उसने कहा है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया की जो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया है उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, सिंस एज अ सोवरन कंट्री इट हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी to stipulate limitations on grants of patents in consistence with its prevailing socio-economic traditions। द USTR यानी कि जो यूएस का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका कहना ये है, उन्होंने रिपोर्ट में ये कहा है कि इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग मेजर इकोनॉमीज एज फार एज IP प्रोटेक्शन यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन जो है एंड एनफोर्समेंट इज कंसर्न। तो उन्होंने कहा है कि इट हैज़ डिसाइडेड टू रिटेन इंडिया। तो इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है 6 दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जिनका नाम है अर्जेंटीना, चिले, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया और वेनेजुएला। तो इंडिया को भी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। अमंग द इश्यूज रेज्ड इन द रिपोर्ट आर इंडिया की एक तो इनकन्सिस्टेंसी रिगार्डिंग पेटेंट प्रोटेक्शन, फिर इंक्लूडिंग कंसर्न्स अबाउट व्हाट कैन बी पेटेंटेड। भारत में ये भी दिक्कत है, जिसके ऊपर भी कंसर्न है कि किसके ऊपर पेटेंट लिया जा सकता है, वेटिंग टाइम क्या है पेटेंट्स को ऑब्टेन करने का, और बर्डन सम रिपोर्टिंग के लिए भी ये जो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं इन सब के लिए भी इसको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। अगर हम भारत की पेटेंट रिजीम देखें तो पेटेंट क्या होता है पहले तो वो देखते हैं। एक पेटेंट एक एक्सक्लूसिव सेट ऑफ राइट्स है जो ग्रांट किया जाता है फॉर एन इन्वेंशन विच मे बी अ प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। यानी कि पेटेंट जो है कि एक्सक्लूसिव सेट ऑफ राइट्स है, यानी कि जो पर्सन पेटेंट के लिए फाइल करता है तो उसको कुछ एक्सक्लूसिवली यानी उसी को एक सेट ऑफ राइट्स मिल जाते हैं ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन की एक इन्वेंशन के लिए, विच मे बी प्रोडक्ट, या तो वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है वो जो इन्वेंट किया है, या कोई तरीका हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, दैट प्रोवाइड्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। यानी कि वो एक प्रोवाइड करता है एक नया तरीका कि उसके थ्रू आपने कुछ किया है डूइंग समथिंग, और ऑफर्स अ न्यू टेक्निकल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इंडियन पेटेंट्स आर गवर्नड बाय द इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। तो इंडियन पेटेंट्स जो हैं ये जो गवर्न होते हैं किसके थ्रू होते हैं, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के तहत ये गवर्न होता है। इंडिया इज़ ऑल्सो अ सिग्नेटरी टू सेवरल IPR रिलेटेड कन्वेंशंस। तो इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है किसका, जो कई सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कन्वेंशंस हैं उसके, इंक्लूडिंग दी बर्न कन्वेंशन। इंडिया जो है बर्न कन्वेंशन का भी सिग्नेटरी है जो कॉपीराइट को गवर्न करता है। उसके बाद बुडापेस्ट ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन जो कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए है, और पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी जो PCT है। तो इन सबको इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है। द ओरिजिनल इंडियन पेटेंट्स एक्ट डिड नॉट ग्रांट पेटेंट प्रोटेक्शन टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अब इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो भारत का जो ओरिजिनल जो पहले इंडियन पेटेंट्स एक्ट हुआ करता था उसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को यानी कि दवाइयों को हमने पेटेंट राइट के अंदर नहीं दिया था। ये इसलिए नहीं दिया था कि भारत की जो भारतीयता थी या दयालुता थी उसको दिखाते हुए कि दवाइयों के ऊपर अगर हम पेटेंट ले लेंगे तो दवाई जो है बहुत महंगी बिकेंगी इंटरनेशनल मार्केट में।
तो इस वजह से दवाइयों को फ्री रखा गया था पेटेंट से भारत ने। तो भारत ने एक सही सोच के साथ काम किया था कि पेटेंट प्रोटेक्शन जो होगा फार्मास्यूटिकल्स का, उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर द 2005 अमेंडमेंट टू कंप्लाई विद ट्रिप्स। अब ट्रिप्स के साथ कंप्लाई करने के लिए भारत ने 2005 में फार्मास्यूटिकल्स को यानी कि दवाइयों को भी पेटेंट प्रोटेक्शन के अंदर लेके आए थे। जो यूएस की ये जो ईयरली स्पेशल रिपोर्ट आती है 301 इज इट्स एनुअल रिव्यू हाईलाइटिंग द स्टेट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज विच आर इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। फिर ट्रिप्स और दोहा डिक्लेरेशन अगर हम देखें तो जो दोहा डिक्लेरेशन है ट्रिप्स एग्रीमेंट का, दोहा कैपिटल है कतर की, तो वहाँ पे एक मीटिंग हुई, तो वहाँ पे जो मीटिंग के बाद जो एक डिक्लेरेशन साइन हुआ यानी कि वहाँ पे जो बातें निकल के आई उसको दोहा डिक्लेरेशन कह दिया गया। तो दोहा डिक्लेरेशन जो है ट्रिप्स एग्रीमेंट पे और पब्लिक हेल्थ पे उसको अडॉप्ट किया गया 14 नवंबर 2021 को WTO के मेंबर स्टेट्स के द्वारा। इस डिक्लेरेशन में ये रिकॉग्नाइज किया गया कि जो ग्रेविटी ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है अफेक्टिंग डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड नेशंस एंड स्ट्रेसेस द नीड फॉर ट्रिप्स टू बी पार्ट ऑफ द वाइडर नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्शन टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स। रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो भारत ने लिए हैं, जैसे कि भारत ने एक्सेस किया है वीपो परफॉर्मेंसेस और फोनोग्राम्स ट्रीटी को, वीपो कॉपीराइट ट्रीटी को, जिसको हम कुल मिला के कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वीपो इंटरनेट ट्रीटीज़ कहते हैं 2018 में, और हमने नाइस एग्रीमेंट को भी साइन किया है 2019 में। तो ये भारत की तरफ से पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है राज्यसभा से लेके। तो राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो कई स्टेट्स में, क्योंकि राज्यसभा में हर 2-2 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि राज्यसभा में हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं। एक राज्यसभा के मेंबर का जो टेन्योर होता है वो 6 साल के लिए होता है, क्योंकि उसका टेन्योर 6 साल के लिए होता है, और हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं। तो यानी कि हर 2-2 साल बाद वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। तो अब राज्यसभा में इलेक्शंस होने जा रहे हैं कुछ स्टेट्स में जिनकी सीटें खाली हुई हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट कैसे होते हैं। हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे लिए कि राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट कैसे होता है, वो प्रोसेस हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन वोट इन अ राज्यसभा इलेक्शन। तो पहली बात तो ये कि राज्यसभा इलेक्शन में कौन वोट दे सकता है, सिर्फ जो चुनकर मेंबर्स आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, अलग अलग जिस स्टेट में से हमें राज्यसभा का मेंबर लेके आना है, तो उस स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि उस स्टेट की जो विधानसभा है उसके जो चुने हुए MLA हैं वही वोट डालेंगे कि अपने राज्य में से किस पर्सन को सिलेक्ट करके MP के पद पर भेजना है राज्यसभा के अंदर। पोल्स आर हेल्ड टू सेंड अ बैच ऑफ न्यू मेंबर्स टू द अपर हाउस एवरी 2 years फॉर अ 6-year टर्म। तो हर 2 साल बाद उनको भेजने होते हैं, क्योंकि हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर जो हैं अपर हाउस के वो रिटायर हो जाते हैं और उनको 6 साल के टर्म के लिए उनको भेजा जाता है। 1/3 ऑफ राज्यसभा MPs फ्रॉम ईच स्टेट रिटायर वंस इन 2 years। तो 1/3 राज्यसभा के MPs जो हैं हर स्टेट से रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में। एंड पोल्स आर हेल्ड टू फिल अप द वैकेंसीज, और पोल्स करवाए जाते हैं, इलेक्शन करवाया जाता है वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए। द राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है एंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और वो कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होगा, यानी वो कभी भी भंग नहीं होगा। जिस तरह से लोकसभा होती है हर 5 साल के बाद, ऐसे राज्यसभा नहीं होती, यानी कि राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूस चैम्बर है। कैंडिडेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी कैन बी इलेक्टेड टू द अपर हाउस बेस्ड ऑन देयर पार्टीज स्ट्रेंथ इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कैंडिडेट्स जो हैं पर्टिकुलर पार्टी के वो इलेक्ट किए जा सकते हैं टू द अपर हाउस बेस्ड ऑन देयर पार्टीज स्ट्रेंथ, कि उनकी पार्टी की स्ट्रेंथ पे इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वोटिंग किस तरह से होती है, वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की वजह से होते हैं, कि आप कह सकते हो कि इसके तरह से होती है। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब होता है, एक वोट होता है जो नॉर्मल जो पर्सन्स हैं भारत के वो देते हैं, जिसमें हम एक बटन दबाते हैं EVM मशीन पे और किसी एक पर्सन को वोट चला जाता है। तो वो तो एक सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें एक बटन दबाना होता है। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल टाइम आप वोट देंगे, लेकिन वो वोट कैसा होगा, वो ट्रांसफरेबल होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करा जा सकता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफ़र करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप किसी पर्सन के सामने बटन दबाकर वोट ना देकर आप एक पर्ची पे, एक पेपर पे जितने भी मेंबर्स हैं जो वहाँ पे खड़े हैं चुनाव के लिए, उन सब का आप प्रेफरेंस ऑर्डर में आप नाम लिख देंगे। फर्स्ट नंबर पे आप किसको चाहते हैं, सेकंड नंबर पे आप किसको चाहते हैं और थर्ड नंबर पे आप किसको चाहते हैं। तो आप एक प्रेफरेंस वाइज एक नाम दे देंगे, यानी कि जिस भी नाम को फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा बार जगह मिली होगी वो पर्सन चुन लिया जाएगा राज्यसभा के चुनाव के बाद।
तो वोटिंग जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा की जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि इलेक्टर कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस के हिसाब से कितने भी लोगों के नाम आप लिख सकते हैं। अ कैंडिडेट रिक्वायर्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस। तो एक कैंडिडेट को ज़रूरत होती है कि फर्स्ट प्रेफरेंस के नाम पे, यानी कि फर्स्ट नंबर पे उसके नाम कई बार लिखे होने चाहिए। एंड ईच वोट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 100। तो इसमें जो वोट की वैल्यू है वो 100 रखी जाती है। जो नंबर है फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स का रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल एमपी वेरी करता है हर स्टेट में बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंसेस हैं कि कितने वोट्स चाहिए, तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं कि वहाँ पे एमएलएस कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं जिसके लिए इलेक्शन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस में अगर हम देखें तो भारत ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट वियतनाम को दिया था 2014 में, उसके लिए भारत ने उसको 12 स्पीड पेट्रोल बोट्स दी हैं जो समुद्र में जाकर वहाँ पे पेट्रोलिंग करेगी कोस्ट गार्ड के द्वारा वियतनाम के। तो 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स जो कंस्ट्रक्ट की गई है अंडर द यूनियन गवर्नमेंट्स $100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट टू वियतनाम एट अ सेरेमनी एट द होंग हा शिपयार्ड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो 12 हाई स्पीड जो कोस्ट गार्ड की जो बोट्स हैं वो प्रोवाइड की गई हैं वियतनाम को, जो भारत ने $100 मिलियन का जो डिफेंस का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। अभी लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि ये हमने उनको फ्री में कोई जो फ्री में अगर हम कहते हैं कि हमने किसी को पर्सन को फ्री में पैसे दे दिए, ये ऐसा नहीं होता। इसमें हम उसको एक शर्त पैसे देते हैं कि हम आप जो हैं इसका जो रिटर्न करेंगे बहुत ही नॉमिनल चार्ज के साथ, बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही मामूली से इंटरेस्ट के साथ हम हमें पैसे लौटाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि जिस चीज़ के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं, एक तो आप उसी चीज़ के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे और वो भी आप हमारे ही देश से ख़रीदेंगे। मान लेते हैं हम ये कह रहे हैं हम वियतनाम से कि वियतनाम को हमने पैसे दिए हैं कि आप इन पैसों से हमारे ही देश से यानी कि भारत से ही शिप खरीदो। तो हम डायरेक्टली शिप उनको ना दे के हम क्या कह रहे हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं कि आप पैसे लो और हमारे से शिप खरीदो और बाद में फिर आप हमें कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद ये पैसे लौटा देना। तो द स्पीड बोट्स विल बी ऑपरेटेड बाय द वियतनामीज बॉर्डर गार्ड फोर्स। तो वियतनामी की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उनके द्वारा ये ऑपरेट की जाती है। हेनोई यानी कि जो वियतनाम की राजधानी है, उसने प्रोक्योर करी हैं 12 बोट्स अंडर दी लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड इन सितंबर 2014। तो सितंबर 2014 में जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया था हेनोई ने यानी कि वियतनाम ने जो 12 बोट्स ली हैं इसके तहत ली हैं। 2016 में भारत ने $500 मिलियन का एक और डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है वियतनाम को, और उससे क्या इक्विपमेंट्स खरीदे जाने हैं उसके ऊपर डिस्कशन अभी चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अपॉइंटमेंट से न्यूज़ आती है कि जो भारत में जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, तो मयंक कुमार अग्रवाल हैं जो इस टाइम पे दूरदर्शन और दूरदर्शन न्यूज़ के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनको प्रसार भारती का सीईओ बना दिया गया है। तो दूरदर्शन न्यूज़ डायरेक्टर जनरल मयंक कुमार अग्रवाल हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ प्रसार भारती सीईओ। तो उनको जो अतिरिक्त प्रभार संभाला गया है, उनको दिया गया है प्रसार भारती के सीईओ के रूप में। ये जो मूव आया है ये कब आया है? जो 5 साल का टेन्योर था शशि शेखर वेम्पाती का, जो कि प्रसार भारती के सीईओ थे, उनको अब वहाँ से वो पद से उनको रिटायरमेंट हो गया है या उन्होंने छोड़ दी है शशि शेखर वेम्पाती ने। तो इसके बाद अब जो मयंक अग्रवाल हैं उसको इस पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन से कि आईआईएससी बेंगलोर ने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया है। तो जो क्यूएस की रैंकिंग आती है, क्यूएस करके एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आती हैं, तो उसमें भारत में से सभी यूनिवर्सिटीज़ में से जो आईआईएससी बेंगलुरु है उसका स्थान सबसे ऊपर आया है। तो इट रैंक्स 155 इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, और 41 इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस लिस्ट में आते हैं क्यूएस की। तो आईआईएससी बेंगलोर इज़ द न्यू नेशनल लीडर इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023। तो 2023 की जो क्यूएस की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं, आईआईएससी बेंगलोर का उसमें फर्स्ट नाम है। लेटेस्ट एडिशन जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का फीचर करता है 41 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और विच 12 इम्प्रूव देयर पोजीशन, जिसमें से 12 की पोजीशंस इंप्रूव हुई है, 12 स्टेबल हैं, 10 की पोजीशंस डिक्लाइन हुई है और 7 नई एंट्रीज आई हैं इस 41 की लिस्ट में। आईआईएससी की रैंक 155 आई है ग्लोबली अगर हम देखें तो, यानी कि इससे ऊपर जो भारत का टॉप इंस्टीट्यूट है आईआईएससी बेंगलुरु। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के टॉप इंस्टीट्यूट से भी दुनिया में 154 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, 154 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिसकी पोजीशन भारत की यूनिवर्सिटी से भी आईआईएससी बेंगलुरु में, जिसमें एडमिशन होना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको जेई मेंस में, आईआईटी जेई मेंस में अगर आप 12th क्लास के बाद एडमिशन लेते हैं या गेट के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं बाद में, या जैम के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
उसके ऊपर भी 154 कॉलेजेस हैं, यानी कि इंडियन कॉलेज बहुत ज़्यादा पीछे आता है, हम ये समझ सकते हैं। एंड इज़ द ग्लोबल लीडर इन द साइटेशंस पर फैकल्टी, और ग्लोबल लीडर है लेकिन IISc बेंगलुरु साइटेशंस पर फैकल्टी इंडिकेटर में, जो QS यूज़ करता है टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द रिसर्च प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सिटीज़। तो CPF इंडिकेटर में IISc बेंगलुरु की रैंक जो है ये वो टॉप रैंक आई है, क्योंकि इसके 100 आउट ऑफ 100 इसको मार्क्स मिले हैं इसके अंदर। इट इज़ द फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में फास्टेस्ट राइजिंग यूनिवर्सिटी है अमंग द टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ इन द QS रैंकिंग्स, जो 31 प्लेसेस ने क्लाइम किया है। IIT बॉम्बे जो है विच वॉज द टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स इन द प्रीवियस एडिशन, अब वो सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन रहा है, 172वीं रैंक उसकी आई है। और जो तीसरी बेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी रही है वो IIT दिल्ली रही है, उसके बाद IIT मद्रास, उसके बाद फिर IIT कानपुर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप रैंक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भारत में, जिसकी रैंक 651 से लेकर 700 के बीच में आई है। इसके पीछे जो मणिपाल एकेडमी है हायर एजुकेशन की, मणिपाल यूनिवर्सिटी उसके पीछे आती है, और उससे पीछे MIT यूनिवर्सिटी आती है। IISc is the world's top research university achieving a perfect score of 100/100 for citations per faculty। तो citations per faculty जो आती है वो 100/100 स्कोर आया है IISc का, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है डीमिलिटराइज एगेन आइलैंड्स, ये अर्दोगान का कहना है। तो टर्की के प्रेसिडेंट जो हैं रेसिप तैयप अर्दोगान, उनका कहना यह है कि जो एगेन आइलैंड्स हैं मेडिटेरेनियन सी में या एगेन सी में, जो कि ग्रीस और टर्की के बीच में बैठते हैं, तो उसको डीमिलिटराइज करने जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन आइलैंड्स पे ग्रीस का कब्ज़ा है और ग्रीस ने अपने वेपन्स इस पर इंस्टॉल कर दिए हैं। तो टर्किश प्रेसिडेंट रेसिप तैयप अर्दोगान का कहना है, उन्होंने ग्रीस को वार्न किया है कड़े शब्दों में कि आप डीमिलिटराइज करो इन आइलैंड्स को, जो कि एगेन सी के अंदर है। एगेन सी मेडिटेरेनियन सी का एक पार्ट है। टर्की का कहना है कि ग्रीस हैज़ बिन बिल्डिंग अ मिलिट्री प्रेजेंस इन वायलेशन ऑफ ट्रीटीज़ दैट गारंटी द अनआर्म्ड स्टेटस ऑफ द एगेन आइलैंड्स। तो जो अनआर्म्ड स्टेटस है कि वहाँ पे कोई भी हथियार नहीं है एगेन आइलैंड्स में, तो उनकी जो गारंटी थी इस चीज़ की, उस ट्रीटी का वायलेशन किया जा रहा है ग्रीस के द्वारा, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है टर्की के द्वारा। इट आर्ग्यूज़ द आइलैंड्स वर सीडेड टू ग्रीस ऑन द कंडीशन दे रिमेन डीमिलिटराइज। तो उसका कहना ये है, टर्की का कहना ये है कि ग्रीस को इसी शर्त पर ये आइलैंड्स दिए गए थे कि ये हमेशा डीमिलिटराइज रहेंगे, इन पे कभी भी मिलिटराइजेशन इन आइलैंड्स पे नहीं होगा। तो ग्रीस एंड टर्की आर नेटो एलाइज, ग्रीस और टर्की जो हैं वो नेटो एलाइज हैं, दोनों नेटो के मेंबर हैं। बट द नेबरिंग कंट्री, यानी कि ये तो जो दो पड़ोसी मुल्क हैं, हैव अ हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट्स ओवर अ रेंज ऑफ इशूज़, हमेशा इनमें डिस्प्यूट्स रहे हैं कई सारे इशूज़ पे, चाहे वो मिनरल एक्सप्लोरेशन हो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, राइवल क्लेम्स इन द एगेन सी। तो अगर हम देखें इसको थोड़ा जूम करें अगर हम, तो इसमें आप पाएंगे कि ये, अगर हम देखें तो ये ग्रीस है और ये टर्की है, और ये वो आइलैंड्स हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, ये सभी आइलैंड्स। तो ग्रीस कंटेंट्स दैट इट्स सोवरेनिटी ओवर द आइलैंड्स हैज़ नो कनेक्शन टू देयर नॉन मिलिट्री स्टेटस। अब ग्रीस का कहना यह है कि इसकी, ग्रीस की क्योंकि सोवरेनिटी है, यानी कि संप्रभुता है इन सभी आइलैंड्स पे, तो इसका नॉन मिलिट्री स्टेटस होना या मिलिट्री स्टेटस होना, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी भी दूसरे देश को। तो आइलैंड्स दैट नीड टू रिमेन डीमिलिटराइज्ड अकॉर्डिंग टू लुज़ैन एंड पेरिस ट्रीटीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सभी आइलैंड्स वो आइलैंड्स हैं जिनको डीमिलिटराइज होने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं ये सभी आइलैंड टर्की की टेरिटरी के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, और ये सभी आइलैंड्स हैं लेकिन ग्रीस के। जब ये ग्रीस के आइलैंड्स हैं और टर्की की टेरिटरी के इतने पास हैं, तो टर्की का जो भय है वो होना लाजमी है, या टर्की का जो क्लेम है कि इन सभी आइलैंड्स को डीमिलिटराइज होने की ज़रूरत है, तो वो बिल्कुल यहाँ पे आपको लाजमी लगेगा। बेसिकली आपको इसकी पोजीशन ध्यान होनी चाहिए कि जो एगेन सी है वो यहाँ पे है। एगेन सी कहाँ पे है? एगेन सी जो है वो ग्रीस और टर्की के बीच में है, और जो एगेन सी के अंदर जो आइलैंड्स हैं उनको हम एगेन आइलैंड्स कह रहे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि थाईलैंड जो है वो पहला देश बन गया है एशियन कंट्री में जिसने मैरिजुआना को लीगलाइज कर दिया है। तो थाईलैंड लीगलाइज द ग्रोइंग ऑफ मैरिजुआना एंड इट्स कंजम्पशन इन फूड एंड ड्रिंक्स विद द एम ऑफ बूस्टिंग इट्स एग्रीकल्चर। तो ये एम है थाईलैंड का कि वहाँ की जो खेती है, एग्रीकल्चर है और टूरिज्म सेक्टर है, उसको हम बढ़ावा देने के लिए मैरिजुआना को लीगलाइज कर दिया गया है। बट स्मोकिंग पॉट इज स्टिल अगेंस्ट द लॉ। लेकिन जो धूम्रपान है, तो धूम्रपान अगर आप करते हैं इसमें तो वो अभी भी बैन है। थाईलैंड विच हैज़ अ ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग कैनाबिस टू रिलीव पेन एंड फैटीग लीगलाइज मेडिसिनल मैरिजुआना इन 2018। तो 2018 में थाईलैंड ने इसको मेडिसिनल के पर्सपेक्टिव से इसको लागू कर दिया गया था। गवर्नमेंट बैंकिंग ऑन द प्लांट एज अ कैश क्रॉप। गवर्नमेंट का कहना यह है थाईलैंड की
कि एक कैश क्रॉप है जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं या फार्मर्स हैं उनको एक अच्छा पैसा प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेगा। प्लान्स टू गिव अवे 1 मिलियन प्लांट्स, तो उनका गवर्नमेंट का जो प्लान है वो ये है कि करीब करीब 10 लाख से ऊपर प्लांट्स फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि इसकी कल्टीवेशन पूरे थाईलैंड में की जा सके। जो पोजेशन है और सेल है कैनाबिस एक्सट्रैक्ट का, जिसमें 0.2% से ज़्यादा साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, जिसका नाम है टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल यानी कि THC, वो अलाउ नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है, इसके अंदर होता है THC, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एनर्जी सेक्टर से अगर हम देखें, न्यूज़ आ रही है कि रशिया ने मोर एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल देने की बात कही है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो आफ्टर द नेक्स्ट रिफ्यूलिंग कहा जा रहा है कि जो रिएक्टर है वो 18 महीने तक चल सकता है लगातार बिना रुके। ये रॉस एटम स्टेट कॉरपोरेशन का कहना है। रॉस एटम स्टेट कॉरपोरेशन जो है ये नॉट थाईलैंड, ये रशिया की जो एटॉमिक एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, वो ये है। तो रॉस एटम स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ रशिया हैज़ सप्लाइड द फर्स्ट बैचेस ऑफ मोर रिलायबल एंड कॉस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर फ्यूल जो है कॉस्ट एफिशिएंट और मोर रिलायबल जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो दिया गया है भारत को, TVS-2M जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूल, टू इंडिया फॉर द यूनिट 1 and 2 ऑफ कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। वंस द न्यू TVS-2M फ्यूल इज यूज्ड इन द नेक्स्ट रिफ्यूलिंग, द रिएक्टर विल स्टार्ट ऑपरेशंस विद इन 18 मंथ फ्यूल साइकिल। तो रिएक्टर जो है वो 18 महीने की जो फ्यूल साइकिल है उसके लिए स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स द रिएक्टर विच हैज़ टू बी स्टॉप्ड फॉर एवरी 12 मंथ्स। इससे पहले जो फ्यूल हुआ करता था वो करीब करीब 12 महीने तक चलता था एक बार लगाने के बाद। तो जो फ्यूल जो यानी कि जो रिएक्टर बिजली बनाने के लिए कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो पहले 12 महीने में एक बार बंद करना पड़ता था, शट डाउन करना पड़ता था, अब वो 6 महीने और चलेगा। 18 महीने के बाद एक बार बंद होगा, लगातार वो 18 महीने तक चलता रहेगा। रशिया जो है वो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के साथ, जो 1988 में हुआ था, और उसका फॉलो ऑन एग्रीमेंट हुए 1998 में और 2008 में। तो द फर्स्ट स्टेज जो थी उसके अंदर पावर यूनिट नंबर 1 और नंबर 2 है, उसको 2013 और 2017 में कमीशन कर दिया गया, और जो पावर यूनिट 3, 4, 5 और 6 हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसके तहत यहाँ पे बिजली बनाने का काम जल्दी ही शुरू होगा। नेक्स्ट आ रहा है कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स फर्स्ट ट्रेन टू अराइव सून। तो जो दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद के बीच में जो रैपिड मेट्रो जो बनने जा रही है, तो उसके बीच में जो रेल नेटवर्क जो बिछने जा रहा है उसकी फर्स्ट ट्रेन बहुत ही तेज़ी से आने वाली है। जो ट्रायल रन है दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का, उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लेट 2022 में यानी कि नवंबर-दिसंबर के महीने में वहाँ पे ट्रायल रन हो जाएगा, और 2023 में उम्मीद है कि यहाँ पे लोगों के लिए सर्विस को खोल दिया जाएगा। तो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है NCRTC, ये एक जॉइंट वेंचर है सेंटर का और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी की गवर्नमेंट का, जो डेवलप कर रहा है अब 82 किलोमीटर यानी 82 किलोमीटर की लॉन्ग दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ कॉरिडोर, जिसमें से 70 किलोमीटर तो एलिवेट रहेगा और 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड जाएगा। तो 14 किलोमीटर जो कॉरिडोर है दिल्ली के अंदर, जिसमें से कि 9 किलोमीटर एलिवेटेड है और 4.28 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। कुछ स्पोर्ट्स से न्यूज़ आ रही है कि लक्ष्य क्रूजेज सिंधु ओवरटर्न्स टुनजुंग। तो PV सिंधु और लक्ष्य सेन जो कि दोनों बैडमिंटनिस्ट हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, उन्होंने प्रोग्रेस की है टू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लक्ष्य सेन और PV सिंधु दोनों के दोनों बैडमिंटन गेम से बिलोंग करते हैं, और ये जो इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और ये कहाँ पर हो रहा है गेम, ये इंडोनेशिया में हो रहा है। नेक्स्ट आता है नरवल, सिंहराज और आकाश ने सिल्वर जीता है। तो टोक्यो के पैरालंपिक्स जो विनर हैं गोल्ड मेडलिस्ट मनीष नरवल, उनको सिल्वर मेडल मिला है P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 टीम में, जो कि वर्ल्ड पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है, कहाँ पे, चेटोरिक्स में हो रहा है, फ्रांस के अंदर। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें फैक्ट्स और प्रीलिम्स, तो अहमदाबाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है हेडक्वार्टर नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का, जो कि सेटअप किया जा रहा है जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सकें हम स्पेस सेक्टर के अंदर। तो उसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है अहमदाबाद में बनाया गया है नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर का। उसके बाद नेक्स्ट आता है शांग्रीला डायलॉग। तो शांग्रीला डायलॉग जो है ये एक सिक्योरिटी समिट है जिसमें अलग अलग देश पार्टिसिपेट करते हैं। ये कहाँ पे होता है, ये सिंगापुर में होता है। तो दैट्स ऑल। तो ये है 14 जून के करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। कोई भी आपको डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। रिसेंट में जो UP PCS का एग्जाम हुआ है उसमें कई सारे सवाल करंट अफेयर्स से आए हैं, सीधे सीधे करंट अफेयर से पूछे गए हैं लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता के। तो करंट अफेयर्स को आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।